बल, फोर्स। बल में कल अपन थोड़ा सा पढ़ चुके थे। बल का मतलब बताया था कि बल एक वह कारक है जो या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या उसे परिवर्तित करने का प्रयास करता है। संपर्क बल एक बताया था। असंपर्क बल, संपर्क का मतलब होता है जब दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो तो संपर्क बल, और नहीं है तो उसे कहा जाता है असंपर्क बल। एक होता है संतुलन के आधार पर, बैलेंस के आधार पर बलों के प्रकार। संतुलन के आधार पर बलों के प्रकार की बात करें तो एक होता है संतुलित बल। संतुलित बल का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में बल लगाए जा रहे हैं और वहां पर परिणामी बल का मान शून्य हो। जैसे मैं इसको 5 न्यूटन से खींच रहा हूं, आप भी 5 न्यूटन से खींच रहे हो, यहां परिणामी बल का मान क्या है? 0 है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। और यदि आप इसको 10 न्यूटन से खींच रहे हो, मैं इसको 15 न्यूटन से खींच रहा हूं, तो वस्तु हमेशा बल की सम गति करेगी। यहां परिणामी बल का मान कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। यानी एक ही डायरेक्शन में लगाए गए फोर्स आपस में जुड़ जाते हैं और विपरीत दिशाओं में लगाए गए बलों का योग उनके अंतर के बराबर होता है। इन दोनों का यदि अपन डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 5 न्यूटन बल। तो इस स्थिति में इसको क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहा जाता है। प्रकृति में मूल बल जो होते हैं वो कितने होते हैं? एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। एक होता है दुर्बल बल। एक होता है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और एक होता है प्रबल नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। ये मूल बलों की संख्या कितनी होती है? 4। जो मेन बल हैं, मेन फोर्स हैं, वो कितने हैं? टोटल 4 होते हैं। इन चारों के बारे में इसमें से मेनली अपन गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय बल पढ़ेंगे, और नाभिकीय बल तो का मतलब होता है न्यूक्लियॉन्स के मध्य लगने वाला बल। इसके अलावा इसमें अपन फ्रिक्शन फोर्स भी पढ़ेंगे, पेशीय बल भी पढ़ेंगे, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे, अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावक बल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, पहला नीचे लिखो संतुलित बल। संतुलन के आधार पर बलों के प्रकार। पहला लिखो संतुलित बल। संतुलित बल में इतना, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में विभिन्न बल कार्यरत हों, विभिन्न बल कार्यरत हों तथा परिणामी बल का मान, तथा परिणामी बल का मान शून्य नहीं हो। हाँ, शून्य हो, शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। इसे एक डायग्राम बना लेना, चाहो समझने के लिए सेकंड लिख लेना, असंतुलित बल।
संतुलित बल लिखना, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में विभिन्न विभिन्न बल कार्यरत हों, विभिन्न बल कार्यरत हों तथा परिणामी बल का मान शून्य नहीं हो, तथा परिणामी बल का मान शून्य नहीं हो, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। $15 एक तरफ 10 न्यूटन, परिणामी बल कितना है यहाँ पर 5 न्यूटन है। अब नीचे लिखा, प्रकृति में मूल बलों की संख्या 4 होती है। प्रकृति में मूल बलों की संख्या 4 होती है। सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? सबसे क्षीण ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे पावरफुल कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। दुर्बल बल का मतलब होता है जो भी जैसे न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, नाभिक के कोई पदार्थ होता है, उनको विघटन के दौरान जब विघटन होता है तो दुर्बल बल होता है। और विद्युत चुम्बकीय बल जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है या चुंबक के जो पोल होते हैं उनके मध्य लगने वाला बल। अब अलग से हेडिंग डाल लीजिए, पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स। पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स। पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स को हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाए जाने वाले बल को लगाए जाने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल कहते हैं। जैसे चलने, खाने पीने, चलने खाने पीने, रोने हंसने, साइकिल में पैडल मारने, साइकिल में पैडल मारने, बाल्टी को उठाने आदि में पेशीय बल कार्यरत होता है। आदि में पेशीय बल कार्यरत होता है। यह एक संपर्क बल है। यह एक संपर्क बल है।
यह एक संपर्क बल है। नीचे लिखो घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? घर्षण बल का मतलब होता है कि दो सरफेस हैं, जैसे ये पृथ्वी है और एक हमारे पैरों का सरफेस है, तो इन दोनों सरफेस के मध्य लगने वाला विरोधी बल यानी घर्षण बल हमेशा जो वस्तु की, ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट साइड में काम करता है। अगर मैं आगे जा रहा हूं तो घर्षण मुझे कहां खींच रहा है? पीछे की ओर खींचता है। यानी घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है। तो दो विषम वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। यदि पृष्ठ खुरदरे हो, रफ हो, तो घर्षण बल का मान अधिक होता है, और पृष्ठ यदि सरफेस स्मूथ है तो घर्षण बल का मान कम होता है। गाड़ी को मोड़ पर मोड़ने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल गाड़ी को कब मिलेगा? जब सड़क तो चिकनी हो और टायर कैसे हो? खांचेदार हो। टायर में ग्रिप्स बने हुए रहते हैं। तो टायर यदि खांचेदार होंगे, सड़क चिकनी होगी, तो इनके मध्य में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाएगा। और फ्रिक्शन उत्पन्न होगा तो गाड़ी को कौन सा बल मिल जाएगा मुड़ने के लिए? अभिकेंद्रीय बल मिल जाएगा, जिससे गाड़ी आसानी से मुड़ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सड़क भी चिकनी होती है और टायर भी बिल्कुल चिकने होते हैं, चिकने मतलब घिसे हुए हैं बिल्कुल, तो गाड़ी फिर मुड़ने के बजाय क्या हो जाती है? स्लिप हो जाती है, क्योंकि वहां पर पर्याप्त रूप से फ्रिक्शन नहीं उत्पन्न होता है। और फ्रिक्शन उत्पन्न नहीं होगा तो गाड़ी को मुड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा, और फोर्स नहीं मिलेगा तो गाड़ी मुड़ने के बजाय स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है। जूतों के तलवे खांचेदार बनाए जाते हैं। हमारे जो जूते वगैरह होते हैं, चप्पल होते हैं, ये नीचे से कोई ना कोई डिजाइन जरूर बनी होती है इन पे। क्यों बनाते हैं? ग्रिप्स क्यों बनाते हैं? हम देखा होगा ब्रांडेड जूते होते हैं, उनके ग्रिप्स कभी घिसते नहीं है, तो दो दो पांच पांच साल तक नहीं घिसते हैं। एक सस्ते जूते होते हैं उनको जल्दी घिस जाते हैं। तो तो वो जो ग्रिप्स हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? वो ग्रिप्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि चलने के लिए हमें कौन सा बल मिल जाए? घर्षण बल। कई बार अपन घरों में बिल्कुल स्लीपर से निकल जाते हैं, जो बिल्कुल स्लिप बिल्कुल ही घिस चुकी हैं, तो कई बार अपन फिसल जाते हैं। मार्बल पे पैर रखते हैं, पहली सीढ़ी पे से डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे आ जाते हैं, यानी फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें चलने के लिए कौन सा बल नहीं मिला? फ्रिक्शन नहीं मिला, क्योंकि मार्बल भी चिकना है और हमारी जो बाथरूम की स्लीपर है वो भी कैसी हो जाती है? बिल्कुल चिकनी हो जाती है, घिस घिस कर, क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट को तो वैसे ही डालते हैं, ज्यादातर एक्सपायरी डेट पड़ी रहती है, क्योंकि काम तो आती नहीं, चलो ठीक है पहने और 2 मिनट। तो इसलिए वहां पर पर्याप्त रूप से घर्षण नहीं उत्पन्न होता है, और जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो अपन फिसल जाते हैं। जूतों के जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों पर चलने के लिए जूतों में, जूते अलग टाइप के होते हैं, वहां जूतों में नुकीली कीलें लगी होती हैं। जैसे पर्वतारोही वगैरह होते हैं ना, जो माउंट एवरेस्ट फतेह करते हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, तो इनके जूते अलग टाइप के होते हैं थोड़े से, इनमें ग्रिप्स बहुत ज्यादा होते हैं, या हल्की हल्की कीलें निकली रहती है इनके जूतों में। क्यों? ताकि सरफेस थोड़ा सा रफ बन सके। अगर रफ नहीं बनेगा तो वो आदमी क्या होगा, वहां से फिसलने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा रफ सरफेस बनना जरूरी है। हाँ, आइस में, आइस वाले ही तो बता रहा हूँ ना, आइस एक्स जैसे, आइस वाले जूते थोड़े अलग टाइप के होते हैं उनके, तो रफ जूते होते हैं थोड़ा सा, तो उससे बन जाता है। जैसे आप कई बार कहीं आइस वगैरह में गए हों, जहां पे आइस जमी रहती है, तो कुछ छोटी छोटी गाड़ियों वाले मिलते हैं वहां पे, लोग बाग उन्हें बैठा के लेके आते हैं, तो उनमें भी हल्के हल्के ग्रिप से बने हुए होते हैं। अगर कई बार अपन प्लेन है बिल्कुल, तो फिसलने का डर रहता है वहां पे। तो सर सरफेस कैसा होना जरूरी है इसके लिए? रफ सरफेस होना जरूरी है। माचिस की तीली का जलना किस पर निर्भर करता है? फ्रिक्शन पर। आप देखना, माचिस का जो पैकेट होता है, जहां मसाला लगा रहता है वहां डॉटेड मसाला रहता है, वो डॉट डॉट लगे रहते हैं। क्यों? सरफेस रफ बनाने के लिए, ताकि अच्छे से उसको क्या मिल जाए? फ्रिक्शन मिल जाए। तो इसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन जो होता है, ये फ्रिक्शन हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है, इसीलिए साइकिल में पेडल देना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी पड़ जाती है। एक तो पेडल देना बंद कर दिया, और फिर घर्षण, उसको फ्रिक्शन कहाँ खींच रहा है? पीछे की ओर। तो दोबारा से उसको गतिमान करने के लिए, मूवमेंट के लिए, पुनः उसमें से क्या देना पड़ेगा? पेडल देना पड़ेगा। ये घर्षण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक घर्षण बल,
और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसको कहा जाता है गतिज घर्षण बल। ये गतिज पर दो प्रकार का होता है, एक तो सर्पी और एक होता है लॉटनिक, ग्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। स्थैतिक घर्षण का मतलब है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर स्थित है, यदि हम उसको सरकाने के लिए आगे धक्का मारें, फोर्स लगाएं, बल लगाएं, और वो आगे नहीं सरके, इसका मतलब हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का मान उस ऑब्जेक्ट और सरफेस के मध्य उत्पन्न फ्रिक्शन फोर्स से क्या है, कम है। भाई मैं इस दीवार को यदि धक्का मारूं तो ये दीवार नहीं सरकेगी, क्योंकि मेरे द्वारा लगाए गए बल का मान क्या है, कम है। किससे? इस दीवार और सतह के मध्य उत्पन्न घर्षण बल से। मेरा कम है इसलिए नहीं सरकेगी, यदि मेरा बल का मान ज्यादा है तो ये सरक जाएगी। जैसे ये वस्तु रखी हुई है, मैं इसको भी धक्का मारूंगा तो ये सरक जाएगी। क्यों? मेरे द्वारा लगाए गए बल का मान इस वस्तु और सतह के मध्य उत्पन्न घर्षण बल से क्या है, ज्यादा है। जब ज्यादा है, वस्तु सरकती है, तो उसको क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण बल कहते हैं। और जब वस्तु नहीं सरकती है तो उस स्थिति में सरफेस और ऑब्जेक्ट के मध्य उत्पन्न घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसमें होती है, स्टैटिक में होती है। उससे कम किसमें होती है, सर्पी में। और सबसे कम किसमें होती है, लॉटनिक में होती है। लॉटनिक का मतलब रोलिंग, जब कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर लुढ़कने लग जाए, रोलिंग मोशन में आ जाए, तो लुढ़कने में जो उत्पन्न होगा घर्षण बल, उसको क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इसीलिए किसी भारी सामान को घसीटने के बजाय उसे पहिए वाली ट्रॉली द्वारा ले जाना काफी आसान रहता है। एक तो आप सिलेंडर को घींच के ले जाओ, घसीट के ले जाओ, एक सिलेंडर को लुढ़का के ले जाओ। इजी किस क्या रहेगा, लुढ़काना इजी रहेगा, क्योंकि उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा और इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है। जैसे हाँ, सर पे टच कम करेगा, टच कम करेगा, एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम हो गया तो वहां पर फोर्स का मान भी थोड़ा सा कम हो जाता है, और हमारे द्वारा फिर क्या होता है, वहां पर फोर्स बढ़ जाता है। जैसे ठेले वाले हैं, बहुत सारे सामान को इकट्ठा करके ले जाते हैं। इतना सामान को अपन घसीट के ले जा सकते हैं क्या, ना सिर पे रख के ले जा सकते। लेकिन ठेले के अंदर आप कई सारा, चाहो तो आप 100 किलो 200 किलो सामान को भी इजीली आप ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, इसीलिए भारी सामान को घसीटने के बजाय उसे पहिए वाली ट्रॉली द्वारा ले जाना इजी रहता है। आता है काइनेटिक। काइनेटिक के दो पार्ट हैं, सर्पी और एक दूसरा होता है लॉटनिक। तो नीचे लिखना है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, हेडिंग डालो। वो दो विषम वस्तुओं के मध्य, दो विषम वस्तुओं के मध्य उत्पन्न विरोधी बल, उत्पन्न विरोधी बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल कहलाता है। यह बल हमेशा, यह बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा के, वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसीलिए साइकिल में पेडल देना बंद करने पर, इसीलिए साइकिल में पेडल देना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी पड़ जाती है। साइकिल गति धीमी पड़ जाती है क्योंकि घर्षण उसे विपरीत दिशा में खींचता है। घर्षण उसे विपरीत दिशा में खींचता है। नीचे लिखो, यदि सरफेस रफ हो, पृष्ठ खुरदरा हो,
पृष्ठ खुरदरा हो तो घर्षण बल का मान अधिक, तो घर्षण बल का मान अधिक और यदि पृष्ठ चिकना हो और यदि पृष्ठ चिकना हो तो घर्षण बल का मान कम उत्पन्न होता है। घर्षण बल का मान कम उत्पन्न होता है। नीचे लिखो, किसी गाड़ी को मोड़ पर मोड़ने के लिए, किसी गाड़ी को मोड़ पर मोड़ने के लिए अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। किसी गाड़ी को मोड़ पर मोड़ने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जो कि सड़क तथा टायरों के मध्य, जो कि सड़क तथा टायरों के मध्य उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। इसीलिए गाड़ियों के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं। इसीलिए गाड़ियों के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जूतों के तलवे खांचेदार बनाए जाते हैं। जूतों के तलवे खांचेदार बनाए जाते हैं क्योंकि हमें चलने के लिए घर्षण बल की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें चलने के लिए घर्षण बल की आवश्यकता होती है। घर्षण बल की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट लिखना, नंगे पैर बर्फ पर चलना अत्यधिक कठिन है। नंगे पैर बर्फ पर चलना अत्यधिक कठिन है क्योंकि दोनों सरफेस चिकने होने के कारण नंगे पैर बर्फ पर चलना अत्यधिक कठिन है। क्योंकि दोनों सरफेस चिकने होने के कारण पर्याप्त घर्षण बल उत्पन्न नहीं होता है। पर्याप्त घर्षण बल उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, माचिस की तीली का जलना, माचिस की तीली का जलना घर्षण पर निर्भर करता है। माचिस की तीली का जलना घर्षण पर निर्भर करता है। जिनको घर्षण बल दो प्रकार का होता है।
घर्षण बल दो प्रकार का होता है। पहला लिखो स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक लिखना, जब कोई वस्तु किसी सतह पर स्थित हो, जब कोई वस्तु किसी सतह पर स्थित हो और यदि उसे सरकाने के लिए बल लगाया जाए, और यदि उसे सरकाने के लिए बल लगाया जाए फिर भी यदि वह नहीं सरकती है, फिर भी यदि वह नहीं सरकती है, तो वस्तु तथा सतह के मध्य, तो वस्तु तथा सतह के मध्य उत्पन्न घर्षण बल को, उत्पन्न घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल का मान, इस स्थिति में व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल का मान वस्तु तथा सतह के मध्य उत्पन्न घर्षण बल से, वस्तु तथा सतह के मध्य उत्पन्न घर्षण बल से कम होता है। कम होता है। दूसरा लिखो गतिज घर्षण बल, गतिज घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। गतिज घर्षण बल लिखना, यह दो प्रकार का होता है। पहला लिखो सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल। ग्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, ग्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स को जब व्यक्ति द्वारा बल लगाने पर यदि कोई वस्तु, जब व्यक्ति द्वारा बल लगाने पर यदि कोई वस्तु किसी सतह पर, किसी सतह पर सरकने लगती है, सरकने लगती है, तो वस्तु तथा सतह के मध्य, तो वस्तु तथा सतह के मध्य उत्पन्न घर्षण बल को, उत्पन्न घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। सर्पी घर्षण बल कहते हैं।
इसमें घर्षण बल का मान स्टैटिक घर्षण बल से कम होता है। ऑनलाइन पढ़ लेते हैं सब। इसमें घर्षण बल का मान स्टैटिक घर्षण बल से कम होता है। स्टैटिक घर्षण बल से कम होता है। सेकंड लिखो, लौटनिक घर्षण बल। लौटनिक घर्षण बल को जब कोई वस्तु किसी सतह पर लौटन करती है या लुढ़कती है, तो वस्तु तथा सतह के मध्य उत्पन्न घर्षण बल को लौटनिक घर्षण बल कहते हैं। इसमें घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। इसमें घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। इसीलिए किसी भारी सामान को घसीटने के बजाय उसे पहिए वाली ट्रॉली द्वारा ले जाना काफी आसान रहता है। ले जाना काफी आसान रहता है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है स्टैटिक में, फिर आता है सर्पी में, और लास्ट आता है रोलिंग लौटनिक में। अब लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सबसे पहले एक ब्रह्मगुप्त नाम के व्यक्ति थे। ये ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले ये चीज बताई थी कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। न्यूटन ने सबसे पहले नहीं बताया था। ये बात किसने बताई थी? ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करती है, लेकिन इन्होंने रीजन नहीं बताया क्यों करती है।
जबकि फिजिक्स तो किस पर टिकी हुई है, रीजन पर टिकी हुई है। हर चीज का क्या मालूम होना चाहिए, कारण है। कोई भी चीज है भाई, मैंने इसमें इंक डाली, ये नोक तक अपने आप आ जाती है, इसको मुझे उल्टा करने की जरूरत नहीं है। क्यों आ जाती है, कैपिलरिज्म के कारण। अपन घड़ी में चाबी भरते हैं, घूमती है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी कोई भी घटना है, ये ट्यूबलाइट जल्दी उजाला दे रही है तो क्यों दे रही है, इसका भी कारण है। हर चीज का कारण है, तो उस कारण का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसी को फिजिक्स कहते हैं। अब ब्रह्मगुप्त ने ये नहीं बताया कि क्यों करती है, इसने केवल इतना बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये प्रश्न आया हुआ है आईएएस 1995 में, प्रश्न प्री में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि न्यूटन से पूर्व किसने बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ब्रह्मगुप्त ने बताया। लेकिन जब न्यूटन नाम का वैज्ञानिक एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तो अचानक एक एप्पल टूट करके उसके सामने आकर के गिरा। तब उसने ये बात सोची, चाहता तो वो भी उसको खा पी के बरी कर देता कि यार खा लो एप्पल आया है, नहीं सोचता वो भी, कोई हो सकता है वो और सोचता। लेकिन उसने ये चीज सोची कि यार ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ये मून चंद्रमा की तरफ क्यों नहीं गया, ऐसा पृथ्वी में क्या है अर्थ के अंदर जो हर चीज अर्थ की तरफ ही आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, टूट के ऊपर भी तो जा सकता था, दाएं तरफ भी तो जा सकता था, बाएं तरफ भी जा सकता था, क्या है कि नीचे ही क्यों आया ये। तब उसने एक सिद्धांत दिया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत, कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक ऑब्जेक्ट प्रत्येक अन्य ऑब्जेक्ट को एक बल के द्वारा अट्रैक्ट करता है, और यह बल उन दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों पिंड के जो मास होता है, द्रव्यमान होता है m1 m2, इनके गुणनफल के तो क्या होता है, इसके मल्टीप्लाइकेशन के तो प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की दूरी के क्या होता है, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F समानुपाती m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इसको बराबर बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू यहां से निकालें तो ये हो जाता है F डॉट आर स्क्वायर m1 m2। F का मतलब फोर्स न्यूटन, R का मतलब रेडियस मीटर स्क्वायर, और m1 m2 द्रव्यमान किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ जी क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं इसको, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी की पूछे तो यह आएगा, और स्मॉल जी अलग चीज होती है। स्मॉल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू अर्थ पर 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होती है। इस जी की वैल्यू कितनी होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो नीचे लिखो गुरुत्वाकर्षण बल में लिखना, सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने बताया कि सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब नीचे लिखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत। देखो, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को प्रत्येक अन्य वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है। एक बल द्वारा आकर्षित करती है। यह बल
यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के या दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, प्रोपोर्शनल, गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात, ये नोट कर लो नीचे, अर्थात F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नीचे लिखो, हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं। अगला पॉइंट लिखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में यदि गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर आंसर होगा फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि मैं वहां पर सेंट्रीपिटल होता है, गुरुत्वाकर्षण तो मूल बल है, ये तो सभी जगह प्रभावी होता है। हम लोग घर्षण बल के कारण चल पाते हैं, लेकिन यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो अपन नहीं चल पाएंगे। तो घर्षण बल तो सेकेंडरी फोर्स है, मैन बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला पॉइंट लिखो, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण, समुद्र में जो पानी का उतार चढ़ाव होता है ना, इसको ज्वार भाटा कहते हैं। तो वो जो ज्वार भाटा आता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पानी ऊपर नीचे होता है। समुद्र में पानी बहता है, ऊपर जाता है, फिर पानी नीचे क्यों जाता है वापस? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण या पानी में उतार चढ़ाव का कारण गुरुत्वाकर्षण बल ही है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है।